हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। यदि आप भी नरेशन में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, यदि आपने भी नरेशन बार बार पढ़ा है और फिर भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपसे गलत हो जा रहे हैं, यदि आप भी नरेशन को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो, तो आप सही जगह है। एक्चुअली नरेशन एक बड़ा टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी पूरी क्लास एक वीडियो में नहीं आ पाएगी, इसलिए नरेशन के अलग अलग वीडियोस अलग अलग पार्ट में अपलोड करे जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप सारे वीडियोस को देखते हो, नरेशन की पूरी क्लास करते हो, तो आप भूलना भी चाहो तो नरेशन को भूल नहीं पाओगे। फिर आइए नरेशन को आपको जड़ से सिखाते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेशन शब्द को ही हम लोग समझने का प्रयास करें। एक्चुअली नरेशन जो शब्द है, ये शब्द एक नाउन है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली वो वर्ड्स जिसके अंत में TION रहता है, वो वर्ड्स नाउन होते हैं। जैसे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इक्वेशन, इंस्टीट्यूशन, एटसेट्रा। ये सब जो है नाउन होते हैं। और नरेशन शब्द जो है ना, ये नैरेट से बना है। नैरेट शब्द का अर्थ होता है व्याख्या कर, या फिर किसी बात को व्यक्त कर, या कोई बात जो आपने सुनी है वह बात बताना। ये नरेशन, नरेट शब्द का मीनिंग होता है। और एक्चुअली नरेट शब्द जो है वो क्या है? एक वर्ब है। सबसे पहले हम इस बात को एक उदाहरण से समझें कि नरेशन में आखिर होता क्या है, ये आखिर है। नरेशन की अगर बात करें, तो उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम, है ना। दूसरा एक व्यक्ति ले लेते हैं, ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। मैं मोहन नीचे लिख दे रहा हूं। और तीसरा कोई और व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन, है ना। अब मोहन और राम कभी मिले। राम ने मोहन से कहा कि एक बात जानते हो, रोहन काफी अमीर आदमी। यह बात मोहन ने डाइजेस्ट नहीं कर पाया। वो जाके रोहन को बता दिया कि राम तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम बेहद अमीर व्यक्ति हो। तो यह बात कही किसने थी? राम। तो राम इस स्टेटमेंट का स्पीकर हो जाएगा, है ना? क्योंकि जो बोलेगा वही ना स्पीकर होगा जी। स्पीक का मतलब बोलना, और स्पीकर मतलब बोलने वाला। तो ये बात कही थी राम ने, सुना था किसने? कहा राम ने, सुना मोहन ने, इसने किसको बताया? रोहन को बताया, है। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी की बातों को सुनकर किसी और को बता देना ही नरेशन कहलाता है। ये महिलाओं का फेवरेट टॉपिक है, महिलाओं का काम भी यही होता है। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, वहां पर ये अक्सर सुनने को मिलता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है ना? खैर, आप इस बात को अदरवाइज नहीं लेंगे, है ना। सिर्फ उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हमें इसे अंग्रेजी में डिफाइन करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस एनी स्पीकर्स स्टेटमेंट टू अदर्स इज कॉल्ड नरेशन। मतलब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को, या किसी वक्ता के बातों को किसी और के सामने व्यक्त कर देना ही नरेशन कहलाता है। चलिए इसको लिख भी लेते हैं। यहां पे डिफाइन करना हो अगर हमें नरेशन को, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि टू एक्सप्रेस एनी स्पीकर्स statement to others is called narration।
इज कॉल्ड नरेशन। मतलब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को किसी और के सामने व्यक्त कर देना ही नरेशन कहलाता है। वो नरेशन के अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, नरेशन के अगर महत्व की बात करें, तो उसमें सिर्फ इतना कहना होगा आपको कि वैसे सारे एग्जाम्स, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर एकेडमिक एग्जाम्स हो, जहां भी अंग्रेजी के क्वेश्चन आते हैं वहां नरेशन का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए भी अगर आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नरेशन सीखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। नरेशन के काइंड्स और टाइप्स की अगर हम बात करें, नरेशन के काइंड्स और टाइप्स की अगर हम बात करें, तो नरेशन को दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। नरेशन को कुल मिलाकर के दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सॉरी, दूसरा होता है इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन भी इसे हम कह सकते हैं, और इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, है ना। एक्चुअली बच्चों, नरेशन शब्द जो है ना, इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, समान अर्थक अर्थक शब्द की बात करें, पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो वो होता है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के सिनोनिम्स की बात करें तो वो होता है भैया स्पीच। और स्पीच और स्टेटमेंट, इस सभी का मतलब होता है कथन। क्या मतलब होता है? कथन। और इसलिए आप नरेशन को भी हिंदी में कथन कह सकते हैं। नरेशन में जब आप बात करते हैं इसके दो हिस्सों की, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसे भी समझ लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच को। सबसे पहले आइए हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन, है ना। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है वो समझने का प्रयास करिए आप। मतलब, to express any speaker's statement exactly as he said is called a direct narration। मैं इस बात को यहां पे लिख दे रहा हूं, यदि आप कॉपी कलम लेके बैठे हो तो आप इसे नोट भी करते जाओगे। टू एक्सप्रेस any speaker's statement exactly, यहाँ पे एक्चुअली शी लिखा है, exactly as he said is called a direct narration। आप इस बात को हिंदी में भी लिख सकते हैं कि किसी स्पीकर के अर्थात किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हूबहू उसी के शब्दों में जैसा उसने कहा था व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे, राम सेड, सॉरी यहां पे जो एग्जांपल लिया उससे थोड़ा अलग मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब हूबहू इसको दोबारा हम वैसे ही लिख दें, राम said to me I am your friend।
तो ये डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को या इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। इस बात को समझने के लिए फिर से आ जाते हैं पंडित जी वाली कहानी, है ना? वो जो कॉमेडी वीडियो की मैं अभी चर्चा कर रहा था, उसमें जैसा जैसा पंडित जी कह रहे हैं, जजमान भी हूबहू वैसा रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने गौर से वो वीडियो देखी होगी, तो एक जगह पे ऐसा हुआ है कि पंडित जी ने कहा है कि थोड़ा काल मडराई तो जजमान, है ना? तो वो जजमान क्या बोल रहे हैं, थोड़ा काल मडराई तो बेटा। कहने का अर्थ ये है कि इस बार पंडित जी ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा न कह करके उसने उसी बात को दूसरे तरीके से व्यक्त किया, दूसरे शब्दों में व्यक्त किया। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट नरेशन का। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है राम, ये कोई व्यक्ति है मोहन, और ये कोई व्यक्ति है सोहन। ठीक है? अब राम ने मोहन को एक बात बताई सोहन के बारे में कि मोहन, एक बात जानते हो, सोहन के पास आज 10,000 रुपए हैं। इसने जाके सोहन को बता दिया कि एक बात जानते हो, राम ने कहा कि तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं। इसने तो कहा था सोहन के पास 10,000 रुपए हैं, इसने कहा तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं। सेंटेंस का मीनिंग सेम है, स्टेटमेंट का मतलब सेम है, बस शब्द बदल गए। इसी को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि टू एक्सप्रेस एनी स्पीकर्स statement, to express any speaker's statement not in his words, although in our own words, is called indirect speech और इनडायरेक्ट नरेशन। फिर से आप एक बार देख लेंगे, टू एक्सप्रेस एनी स्पीकर्स स्टेटमेंट नॉट इन हिज वर्ड्स ऑल्दो इन आवर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब जब हम किसी वक्ता के बातों को, उसकी कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं, यद्यपि हालांकि अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, इन आवर ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। ये तो हम लोग समझ गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को। अब हम समझते हैं नरेशन को चेंज कैसे करना, किसी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए सबसे पहले नरेशन के फॉर्मेट को समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सोनी सेज टू मोनी, सोनी सेज टू मोनी आई लाइक यू। सोनी ने मोनी से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। ये स्टेटमेंट हमने लिखा है। अब आप यहां पे समझना, यहां समझना बेहद जरूरी है नरेशन को पूरी तरह समझने के लिए। बच्चे यहाँ पे आप देखोगे कि एक स्टेटमेंट है सोनी सेज टू मोनी आई लाइक यू। इस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं।
दो सेंटेंस है इसमें। एक है सोनी सेज टू मोनी और दूसरा है आई लाइक यू। एक सेंटेंस आप देखोगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, दूसरा सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। तो जो सेंटेंस, ध्यान देंगे कि जो सेंटेंस नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का नाम देते हैं। इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, है ना। जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहे उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। मतलब देयर इज अ सेंटेंस outside the inverted commas in a statement of narration is called रिपोर्टिंग स्पीच। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसमें सेंटेंस है ये, और सेंटेंस है तो डेफिनेटली इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप देखोगे तो सब्जेक्ट यहां सोनी है, सेज यहाँ पे वर्ब है, और जो वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में रहता है इसी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ये नाम बार बार आने वाला है आगे, इसलिए ध्यान से सीख लें कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इस सेंटेंस के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर आप देखोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस दिया गया है और इसी सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। मतलब जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाएगा उसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहोगे। इन इंग्लिश देयर इज अ सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास in a statement of narration is called reported speech। यहां पे ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और फिर से वही बात कि अगर ये एक स्पीच है तो मतलब ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस है तो इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे लाइक एक वर्ब दिया गया है और इसी वर्ब को आप रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड वर्ब कह दे या इसी को आप वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, है ना। उम्मीद है आपको ये चार बातें समझ में आ गई हूं। There is a sentence outside the inverted commas in a statement of narration is called reporting speech. The verb of the reporting speech is called reporting verb. There is a sentence inside the inverted commas in a statement of narration is called reported speech, and the verb of the reported speech is called reported verb। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। अगर ये चार बातें समझ में आ गई हो आपको अच्छे से तो फिर आगे बढ़ते हैं नरेशन सीखने। नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस सीखने होते हैं, और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दो तरह के रूल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा हूं आपके साथ, मैं लिख रहा हूं रूल्स टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, सॉरी, इनटू इनडायरेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दो तरह के रूल्स होते हैं। पहला होता है जनरल रूल्स, इसी को जेनेरिक रूल्स भी कहा जाता है, और दूसरा होता है स्पेशल, इसी को स्पेसिफिक रूल्स भी कहा जाता है। यहां पे रुके, समझिए पहले अच्छे से। जनरल रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं
जो सभी प्रकार के सेंटेंस के लिए लागू होते हैं, और स्पेशल रूल्स वो होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जनरल रूल्स को देखेंगे, और जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, है ना। सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग पर्सन को कैसे चेंज करना है ये सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि पर्सन्स बदले किसके जाएंगे। ध्यान देंगे बच्चों कि जो चेंज ऑफ पर्सन है, या चेंज ऑफ टेंस है, या चेंज ऑफ अदर वर्ड्स है, ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए लागू होता है। ध्यान देंगे, चेंज ऑफ पर्सन के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा नरेशन का कि राम सेड टू मी योर ब्रदर इज माय फ्रेंड। जनरल रूल्स को समझने के लिए इस स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहले राम सेड टू मी योर ब्रदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। हमने अभी अभी क्या कहा कि जो जनरल रूल्स होंगे वो जनरल रूल्स सभी प्रकार के सेंटेंस के लिए लागू होंगे, और वो स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच पर लागू किए जाएंगे, है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच तो आप समझ चुके हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसके जो पर्सन्स होंगे, जैसे यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया गया, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया गया है ना। तो इसे हमें चेंज करना, और इसे हम कैसे सीखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन के माध्यम से सीखेंगे, है ना। इधर जो पर्सन दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो पर्सन है, इसे हमें नहीं बदलना, इसे बदलने की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो पर्सन्स बदलने हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलने हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को के पर्सन को बदलने के लिए आइए हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को बदलने के लिए आप यहां पे समझने का प्रयास करें। इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकेंड पर्सन होता है, जो सेकेंड पर्सन होता है उसे हम बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम नहीं बदलते हैं, मतलब वो अनचेंज रहता है, मतलब उसके लिए नो चेंज होता है, अर्थात जो फर्स्ट पर्सन होता है। अब आप ये बात भी तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और इन तीनों को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें, रेस्ट मैं लिख दे रहा हूं, बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, इसके अलावा जो भी है ही सी इट दे राम मोहन कुछ भी, एनीथिंग और एवरीथिंग, ये सारे के सारे क्या थर्ड पर्सन है। मतलब अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन दिया है तो उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बदलेगा कौन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा और सेकेंड पर्सन बदलेगा। आप ये जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, लेकिन रुकिए, सिर्फ और सिर्फ आई और वी ही नहीं बदलेगा, आई और वी की अपनी फैमिली भी है। आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उसको भी बदला जाएगा। सिर्फ आई और वी ही नहीं बदलेगा,
आई की फैमिली के जो सदस्य हैं वो भी बदलेंगे, वी फैमिली के जो सदस्य हैं वो भी बदलेंगे। ऐसे ही सिर्फ यू अकेला नहीं बदलेगा, यू फैमिली के जो और भी मेंबर्स हैं वो भी बदलेंगे। सबसे पहले आई फैमिली के मेंबर्स को देख लेते हैं। तो आई के अतिरिक्त जो बदलने वाला है वो है माई, वो है माइन, इसके अतिरिक्त वो है मी, इसके अलावा वो है माई सेल्फ। ये सारे मेंबर्स किसके हैं? ये सारे के सारे मेंबर्स हैं आई फैमिली के। तो आई तो बदलेगा ही क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस फैमिली के और भी लोग हैं, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। अगर इनमें से भी कोई रहे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसे भी बदलना हो। फिर वी फैमिली की बात करते हैं, और वी फैमिली में वी के अतिरिक्त आवर, आवर्स, अस और आवर सेल्फ्स, ये सारी की सारी चीजें बदलेगी। वी के अतिरिक्त वी फैमिली से जो लोग आएंगे, सॉरी मेंबर्स रहेंगे, उनको भी बदला जाएगा, और वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर बारी आती है सेकेंड पर्सन की। तो सेकेंड पर्सन में यू के अतिरिक्त और कौन कौन है? यू तो है ही, यू फैमिली के और कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो यू के अतिरिक्त है योर, योर्स और योर सेल्फ और योर सेल्फ। ध्यान रखेंगे यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्फ भी होता है। जब यह सिंगुलर है तो योर सेल्फ है, और जब यह प्लूरल है तो फिर योर सेल्फ है। तो आप एक बात तो यहां से समझ गए चेंज ऑफ पर्सन में कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, थर्ड पर्सन अगर है तो उसे नहीं बदलना है, वो अनचेंज रहेगा, इसके लिए नो चेंज लिखा गया है। और याद रहे कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आई और वी ही नहीं आता है, आई और वी के अतिरिक्त आई और वी फैमिली के और भी जो मेंबर्स हैं, जैसे आई के लिए माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी के लिए आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ में से कोई है तो वो बदल जाएगा। सेकंड पर्सन में यू आता है, इसके अतिरिक्त इस फैमिली में योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ भी हो तो बदलेगा। अब इस बात को बदलने के लिए, समझने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, और वो शॉर्टकट फॉर्मूला है SON 1 2 3। SON, मैं एक बार इसको अच्छे से लिख लूं, SON 1 2 3। यहां पे S means subject, it means S stands for subject, O stands for object, N stands for no change। यहाँ पे S का मतलब आप सब्जेक्ट समझेंगे, O का मतलब ऑब्जेक्ट समझेंगे, N का मतलब नो चेंज समझेंगे। फिर 1 stands for first, 2 stands for second और 3 stands for third। एक का मतलब यहाँ पे फर्स्ट, दो का मतलब सेकेंड और तीन का मतलब थर्ड। अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। तो आप जो है चाहें तो इसे भी याद रख सकते हैं शॉर्टकट के लिए, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर ये बात आप समझ गए हो तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, पर्सन को बदलना सीखते हैं। कैसे एक्चुअली पर्सन को बदला जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि मोहन said to me you can do this work, you can do this work। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सॉरी स्टेटमेंट लिखा है, नरेशन, और हमें यहाँ पे पर्सन को बदलना सीखना है। बच्चे ध्यान देंगे आप, पर्सन जो बदले जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन से आपको कोई लेना देना नहीं है। पर्सन बदलना है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का। और रिपोर्टेड स्पीच में भी कौन पर्सन बदलेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इसके अतिरिक्त आई और वी फैमिली के मेंबर्स, और सेकेंड पर्सन में यू, यू के अतिरिक्त यू फैमिली के मेंबर्स,
कोई ही बदला जाएगा। थर्ड पर्सन है तो उसे हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, वो एकदम अनचेंज्ड रहेगा। अब एक बार इस बात को अगर आप दिमाग में सेट कर ले तो बड़ा आसान हो जाएगा आगे की चीजें आपके लिए। जैसे आई के अतिरिक्त माई, माइंड, मी, माई सेल्फ, इसको बदल सकते हैं। वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ, इन दोनों को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। फिर सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्फ, इनको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो याद रहे कि पर्सन जो बदले जाते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदला जाता है और वो रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदलता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाहर वाला नहीं, अंदर वाला बदलता है। किसके अनुसार? बाहर वाले के अनुसार बदलता है। तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कितने पर्सन आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम बदल सकते हैं। एकदम बारीकी से सीखते चले। पहले आप पर्सन को बदलना सीखे, फिर पूरे स्टेटमेंट को कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। पहले आप पर्सन को बदलेंगे। इसमें कितने पर्सन नजर आ रहे हैं आपको जिसे आप बदल सकते हैं, जो बदलने लायक है? तो आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है यू, जिसको हम बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आई फैमिली, वी फैमिली और यू फैमिली से कोई और मेंबर नहीं है जिसको हम बदल सकते हैं, है ना? तो यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो बाहर वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाहर वाला सेंटेंस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसका सब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका वर्ब होगा, है ना? तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में आप देखो यहां पे क्या लिखा गया है? मी लिखा गया है। और जब आप इसको बदलोगे तो मी को जब आप यहां लाओगे तो ये अभी तो ऑब्जेक्ट की जगह था, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में था, लेकिन ये स्थान किसका है? सब्जेक्ट का है। देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो सब्जेक्ट की जगह जब आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा, और आई का सब्जेक्टिव सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। बच्चों नरेशन चेंज करने के लिए हमें केस टेबल को भी याद रखना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हम आगे इसमें केस टेबल की चर्चा जरूर करेंगे, आपको वो बता देंगे, यहीं पे आपको याद करवा भी देंगे, है ना? फिलहाल आप समझिए यू कैसा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन? मी। और मी अभी कहां पे था? ऑब्जेक्ट की जगह पे था। लेके कहां जाना है? सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट के रूप में जब ये आएगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। तो यहाँ पे आप एक पर्सन को बदलना सीखे। आइए और भी एग्जांपल करते हैं जिसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा मोनिका सेड टू राधा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मोनिका सेड टू राधा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप फिर से देखो रिपोर्टेड स्पीच में कितने पर्सन नजर आ रहे हैं जिसको आप बदल सकते हो? तो इसका जवाब है दो पर्सन नजर आ रहे हैं, एक यू और दूसरा माई। इसको हम बदल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पर्सन नजर नहीं आ रहे जिसको हम बदल सकते हैं। और पता ही है आपको कि आई फैमिली, बी फैमिली बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, यू फैमिली बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे दो पर्सन नजर आ रहे हैं जिसको हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यू कैसा पर्सन है? तो जवाब है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? राधा। चेंज करते हुए ध्यान रखना है कि भैया यू तो पर्सनल प्रोनाउन है और राधा तो नाउन है। तो नाउन को आप प्रोनाउन की जगह कैसे लिख सकते हो? है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नाउन दिया रहेगा उसे प्रोनाउन में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बच्चे कि अगर कोई मेल कैरेक्टर है, मतलब पुरुष जाति है, तो इसके लिए प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा ही, है ना? अगर कोई फीमेल कैरेक्टर है, मतलब स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए प्रोनाउन होगा सी। अगर कोई थिंग है, मतलब वस्तु है या आइडिया है, तो इसके लिए प्रोनाउन होगा इट। और यदि कोई चीज, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, थिंग हो, आइडिया हो, इट डजेंट मैटर,
अगर वो प्लूरल नंबर में है, मतलब संख्या में एक से अधिक है, तो फिर इसके लिए प्रोनाउन होगा दे। जैसे थोड़ा रिवाइज करते हैं, इसको चीज को समझते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए एक बार। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, कोई थिंग या आइडिया हो तो इट, प्लूरल नंबर हो तो दे। जैसे आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे मेरे साथ, अगर राम है तो राम लड़का है, लड़का का प्रोनाउन ही होगा। सीता है, सीता लड़की है, प्रोनाउन सी होगा। अगर ये पेन है, ये एक वस्तु है, थिंग है, तो इसके लिए प्रोनाउन इट होगा। अगर मैं 5 कलमे की बात करूं, 5 पेन्स कह दूं, तो फिर प्रोनाउन दे होगा। अगर 4 लड़के कह दूं, प्रोनाउन दे होगा। 4 लड़के 5 लड़कियां कह दूं, प्रोनाउन दे होगा। राम एंड सीता एक साथ लिख दूं, प्रोनाउन दे होगा। लेकिन राम अलग है तो ही होगा, सीता अलग है तो सी होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, थिंग और आइडिया हो तो इट होगा, प्लूरल नंबर हो तो दे होगा। तो बच्चे आ जाइए यहाँ पे। यू कैसा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होता है? यस, चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? राधा है। राधा लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है? तो जवाब है भैया ये तो फीमेल का नाम है, और फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या होता है बच्चे? सी। तो यहाँ पे हम यू को चेंज करके क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, है ना। समझ रहे हो ना। फिर दूसरा पर्सन नजर आया जिसको हम बदल सकते थे, और दूसरा पर्सन क्या था? माई। और माई क्या है भैया? तो ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई कैसा पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है? यस, चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट में कौन लिखा हुआ है? मोनिका। अभी अभी हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन है, और इधर आपका क्या है? नाउन है। तो आप इसको प्रोनाउन में चेंज करो। मोनिका मेल है कि फीमेल है? तो जवाब है भैया फीमेल है। फीमेल मतलब प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा। और चूंकि ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो फिर यहां पे भी हमको सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो हर होता है ना। तो यहाँ पे यू कैसे सी में चेंज हुआ, माई कैसे हर में चेंज हुआ, समझ में आया? बहुत अच्छे। चलिए एक और पर्सन को यहाँ पे बदलने का प्रयास करते हैं। जब तक आपको पर्सन बदलना सही से सिखा ना दूं, तब तक एग्जाम्पल में रोकने वाला नहीं, क्योंकि पर्सन बदलना इज इक्वल टू नरेशन का 50%। मतलब अगर आप पर्सन बदलना सीख जाते हो सही से, तो नरेशन आप 50% सीख चुके। 50% में ही आगे आपको सीखना है ना। तो पर्सन बदलिए। दो पर्सन, दो सेंटेंस हमने एग्जांपल करवाए, दो स्टेटमेंट आपको करवाए जहां पे आपको पर्सन बदलना सिखाया। अब तीसरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, पहले आप पर्सन बदल करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि वो चेंज होकर के क्या हो जाने वाला है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा तीसरे एग्जाम्पल के रूप में कि सोनी says to Mohan, I am going to your school. सोनी says to मोहन, I'm going to your school. सोनी मोहन से कहती है कि मैं तुम्हारे स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, जा रही है, जाने दीजिए उसको। अब हमें तो लेना देना है भैया पर्सन बदलने से। अब आप इस स्टेटमेंट को देखो, विशेषकर आप रिपोर्टर स्पीच को देखो, और देखकर बताओ कितने पर्सन नजर आ रहे हैं बदलने लायक। जल्दी कमेंट करो। और कमेंट कर दिया तो आप यहां ध्यान दे दो, यहाँ पे आपको दो पर्सन नजर आ रहे हैं जिसको आप बदल सकते हो। पहला पर्सन है यहाँ पे आई, जिसको आप बदल सकते हो। दूसरा है योर, जिसको आप बदल सकते हो, है ना। जल्दी से बदल के कमेंट कर दो इससे पहले कि मैं बता दूं। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे अगर आपने कमेंट कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दो। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा गया है, आई। आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है? यस, चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका सब्जेक्ट? क्या कहा था? अंदर वाला पर्सन बदलेगा,
बाहर वाले सेंटेंस के अनुसार। और बाहर में जो सेंटेंस होगा जिसको आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हो भैया, सब्जेक्ट होगा तो उसमें सॉरी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगा, क्योंकि बिना वर्ब के बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस नहीं होता है। हाँ, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो भैया दिखता नहीं है लेकिन होता है। जब आप कहते हो कम हेयर तो मतलब है यू कम हेयर। जब आप कह रहे हो गो देयर मतलब यू गो देयर, वहां सब्जेक्ट होता है। तो भैया यहां देखिए आप, सोनी सेज टू मोहन आई एम गोइंग टू योर स्कूल। आप पर्सन बदलना सीख रहे हैं। यहाँ पे आई कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, सोनी लिखा गया है। अब ये तो पर्सनल प्रोनाउन है और ये क्या है, तो ये भैया नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। लेकिन उसके पर्सन नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये नाउन है। अब हमें पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, तो क्या बताया कि अगर मेल हो तो ही, फीमेल हो तो सी, अगर कोई थिंग या आइडिया हो तो इट, प्लूरल नंबर हो तो दे। अब आप देखो सोनी लड़का है कि लड़की, लड़की ही है, फीमेल कैरेक्टर है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। तो आई को बदलकर आप क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। फिर इसके बाद देखो क्या बदल सकते हो आप पर्सन के रूप में, तो योर। योर क्या है, तो योर सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और सेकेंड पर्सन बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या लिखा गया है, मोहन। मोहन लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल, तो वो भैया मेल है। मेल है तो प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा गया है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आई के बदले सी कैसे हुआ, योर के बदले हिज कैसे हुआ, ये समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, और चौथे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं कि माई फादर सेड टू मी आई लाइक योर एटीट्यूड। चलिए, ये एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब आप यहाँ पे देखो, रिपोर्टेड स्पीच में आपको कितने पर्सन नजर आ रहे हैं जिसको आप बदल सकते हो, और उसको बदल करके आप क्या लिखने वाले हो, है ना, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। और इसके अतिरिक्त पर्सन को बदलना हम सीखना जारी रखेंगे जब तक आपको हम बढ़िया से सिखाना दे, एकदम जड़ से। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को अभी भी पर्सन चेंज करने में दिक्कतें आ रही होगी, तो अभी ये चेंज ऑफ पर्सन हमारा खत्म नहीं हुआ है। चेंज ऑफ पर्सन को हम एकदम जारी रखेंगे जब तक कि आपको एकदम सिखाना दे, है ना। तो पर्सन को बदलने में जो दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है जिनको दिक्कत आ रही है आपको केस टेबल अच्छे से याद नहीं है। अगली वीडियो में हम पहले चर्चा कर लेंगे केस टेबल पर। केस टेबल आपको लिखवा देंगे, समझा देंगे, इनफैक्ट याद करवा देंगे क्लास में। और फिर चेंज ऑफ पर्सन को आगे बढ़ाएंगे और भी एग्जाम्पल करेंगे, तब तक जब तक कि आप समझ ना जाओ। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप समझ गए हो, अगर आपको सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।